ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट थ्रू अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर जे वेक्टर, ये होगा आपका करंट डेंसिटी वेक्टर कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है ना, इससे हम क्या करते हैं, करंट को डिफाइन कर देते हैं। बिकॉज करंट इज़ अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया लेंगे, स्मॉल पोर्शन में, वहाँ पर हम करंट डेंसिटी निकालेंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में आपके पास कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो होती है आपकी करंट डेंसिटी। ठीक है ना, जे वेक्टर इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया वेक्टर। ठीक है ना, और इसको आप डिफाइन कर सकते हो, जे वेक्टर इज इक्वल टू जे टाइम्स, मतलब मैग्नीट्यूड टाइम्स ई वेक्टर अपॉन ई। ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से आपको क्या बता रहे हैं हम, कि जे वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ इसको अगर आप मैनिपुलेट करोगे तो आपको करंट मिल जाएगा यहाँ से, आई इज इक्वल टू जे वेक्टर इंटू ए वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है, अब आपके पास जे डॉट ए आ गया, मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास जो क्वांटिटी आती है वो होती है स्केलर, राइट। तो करंट आपका क्या है, स्केलर, मतलब ये आपका अजम्पशन ठीक है। नाउ करंट थ्रू अगर स्मॉल एरिया निकालें, ठीक है ना, एक कंडक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल एरिया के लिए, सपोज करो डी ए, आपका डी ए वेक्टर क्या है, स्मॉल एरिया है, उसके लिए हम क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं डी आई करके। ठीक है, अब करंट डेंसिटी जो है वो डिफाइंड होती है पर यूनिट एरिया, तो ये तो आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, एक यूनिट एरिया के लिए निकाली है तो ये चेंज नहीं होगी, चाहे आप स्मॉल के लिए लो चाहे आप पूरे कंडक्टर के लिए लो, करंट डेंसिटी सेम रहेगी। इसका फ़ायदा यहाँ आता है। ठीक है ना, तो आप टोटल करंट कैसे निकालोगे, सिंपली इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट किया जे डॉट डी ए, तो आपके पास टोटल करंट निकल आएगा। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि आपको कितना एरिया चाहिए है कंडक्टर का, उतने एरिया के लिए आपका करंट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये जे आपका एक तरह से कांस्टेंट हो जाता है, इस वजह से ये करंट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ अगर आपका जे वेक्टर नॉर्मल है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि मान लो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, और डी ए वेक्टर जो है वो आपका इस डायरेक्शन में है, और आपका सिमिलरली जे वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है ना, अब पैरेलल वाले केस में इनके बीच में क्या एंगल आया, 0 डिग्री, राइट। तो अगर आपके पास यहाँ देखें, हमने क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, जे मैग्नीट्यूड इनटू डी ए, सॉरी इनटू कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, इस डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, ये डिफरेंट होता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन से। सो जे इंटू डी ए कॉस थीटा, ये होता है आपका टोटल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉस थीटा आता है, इसका डेफिनेशन आपको मिलेगा डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए, जो भी आपका स्मॉल एरिया था उसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल तो 0 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कॉस 0 कितना होता है आपके पास, कॉस 0 1। ठीक है ना, तो 1 हो गया, इंटू 1 करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, यानी कि आपके सिंपली मैग्नीट्यूड्स, यानी कि आपको जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, आपका जे वेक्टर और आपका एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब आपको करंट सिंपली मैग्नीट्यूड टर्म्स में मिल जाएगा, आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना, या फिर आपको वेक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप मैग्नीट्यूड से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको जे मिला आई अपॉन ए। अब जे को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, बिकॉज आपका करंट जो है वो हमने पिछली क्लासेस में निकाला था, वो इक्वल होता है n टाइम्स ए इंटू ई इंटू वी डी। ए एरिया होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और वी डी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जे आपका बन जाएगा एन वी डी ई, बिकॉज ए जो डिनोमिनेटर में है वो इस ए से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करके देखोगे तो आ जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर ये जो वी डी है इसकी वैल्यू होती है ई टाइम्स, यानी चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन
मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टाइम्स रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पुट करोगे वीडी की जगह तो आपके पास जे की एक और फॉर्मूला बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास ओहम्स लॉ, ठीक है। ओहम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपकी फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन या और भी प्रेशर वगैरह, ये सारी फिजिकल कंडीशंस जो हैं अगर अनचेंज्ड रहती हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, ठीक है। वैसे तो ये कंडीशन है, डेफिनेशन में नहीं आएगी, बट इसका होना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो ओहम्स लॉ नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो फिजिकल कंडीशंस का अनचेंज रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, वो कहती है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है ना। यानी कि आपका करंट जो फ्लो कर रहा था कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये सिर्फ तभी होगा जब आपकी ये कंडीशंस क्या है, अनचेंज रहेंगी। ये बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखेंगे, वो है ये आर। इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों आप चेंजेबली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मोस्टली 3 है। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर किस तरह का है, जैसे कि आपके पास सिल्वर का कंडक्टर है, कॉपर का कंडक्टर है या कोई और टाइप ऑफ कंडक्टर है, तो उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जैसे कि आपकी कॉपर जो होती है उसकी लीस्ट होती है रेजिस्टेंस, फिर आपके पास आता है, नहीं सॉरी, सिल्वर की आपकी लीस्ट होती है, उसके नेक्स्ट जस्ट आता है कॉपर, उसके बाद आ जाता है आई थिंक एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस तरह से आपके कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। सेकेंड, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, डायमेंशन से भी फर्क पड़ता है। अगर आपके पास एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बड़े क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो यहाँ पर ज़्यादा टकराएंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पर उसके पास एक्चुअली थोड़ा फ्री पाथ होगा जाने के लिए थ्रू दी कंडक्टर, इसलिए डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तीसरा है फिजिकल कंडीशंस, जो कि हमने पढ़ी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, इन सब पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस को डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है। अभी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफाइन नहीं किया था तो डिफाइन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लो, ठीक है। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो हमने V इज इक्वल टू आर आई किया था, यहाँ पे R क्या निकलेगा, V अपॉन I, ठीक है ना। R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन I, यानी कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसकी SI यूनिट जो हम करते हैं वो होती है ओहम्स, ठीक है। ओहम साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। एक्चुअली प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये क्या है वोल्ट, ये क्या है एम्पियर्स, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर आपकी यूनिट बन गई, एक और यूनिट, ठीक है। अब कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो जब आपके कंडक्टर में, ये आपका कंडक्टर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री है मूव करने के लिए, बट यहाँ पर क्या होता है, अब कंडक्टर के अंदर एटम्स है, ठीक है ना। उसके एटम्स जो हैं, मान लो ये एटम है, ये कोई और एटम है, ठीक है, या फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा, किस डायरेक्शन में, सॉरी पॉजिटिव इस तरफ है तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा,
काम करते हैं, इसको यहाँ बना देते हैं, ये गया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में जब ये फ्लो करेगा तो पहले इस एटम से टकराएगा, ठीक है। फिर मान लो यहाँ से टकराने के बाद जो ये कोलाइड करके इस तरफ आ गया, इस एटम से टकराएगा, या दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन था उससे टकरा गया, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे गया, वॉल से टकरा गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से गया, इधर टकरा गया दूसरे एटम से, ठीक है। फिर ये आगे गया तो यहाँ पहुँचा, फिर ये फाइनली आपके एंड तक पहुँच गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर के अंदर कोई फ्री पाथ नहीं होता, मतलब कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, तो यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं होता। बिकॉज कंडक्टर मटेरियल है, उसके अंदर उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो क्या करते हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो रोकते हैं इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसलिए आपका अगर आप कम क्रॉस सेक्शन रखोगे, मतलब पतला सा एक हॉलो पतला सिलेंडर है आपके पास, इसके कंपैरिजन में तो आपके पास ज़्यादा एटम्स इकट्ठे होंगे एक साथ, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रेजिस्टेंस झेलनी पड़ेगी एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, इसलिए आपके डायमेंशन से भी फ़र्क पड़ता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। दूसरा, एटम्स कैसे अरेंज्ड होते हैं वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है ना। नेचर ऑफ कंडक्टर मतलब कि कॉपर के एटम्स जो हैं वो कुछ अलग तरह से अरेंज्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, बट ये ऐसे होते हैं कि सिल्वर की सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस होती है। फिर उसके बाद आता है आपका कॉपर, उसकी सिल्वर से थोड़ी ज़्यादा होती है बट अप्रिशिएबल होती है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, जिसकी इन दोनों से कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है। यहाँ लीस्ट थी सबसे कम, फिर थोड़ी ज़्यादा हुई कॉपर पे, और फिर एल्यूमिनियम पे और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये था आपका कॉज ऑफ रेजिस्टेंस।